थे लाइक वो भी डिस्कस करवाएंगे आप, लाइक जो पांच पांच थे टेक्स्ट के अलग थे, शॉर्ट पैसेज के, और वो ट्यूबुलर मैट्रिक्स कराते थे। नहीं नहीं, आई एम नॉट सपोज टू डिस्कस दोज, लेकिन आप लोग पूछ लेते हैं तो वो टाइम होता है तो मैं कर लेता हूँ। अब टाइम है नहीं हमारे पास एक्चुअली, इसके बाद हमने 3 चैप्टर्स और पढ़ने हैं, तो उसका भी कोर्स कवर करना है हमने, तो उसका सोल्यूशन तो साथ एहसान दिए होते हैं। नो सर, सबके नहीं होते। सबके नहीं होते, मैं साथ मेंशन करवा दूंगा सोल्यूशन एहसान। अभी ये वाला टेस्ट डिस्कस कर लें। ओके सर। जी, सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। काशिफ, गुलफाम एंड हैदर आर इंटेलिजेंट। Kashif, Ramiz and Javed are hardworking. Ramiz, Heather and Javed are honest. Kashif, Gulfam and Javed are ambitious. तो बेसिकली हमारे पास देन अगेन पर्सन्स आ रहे हैं, तो उन पर्सन्स को हम उसी तरीके से अपनी प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंगली एक टैबुलेटेड फॉर्म बनाएंगे। और those persons are Kashif, Gulfam, Heather. Kashif, Gulfam, Heather, Ramiz एंड जावेद। ये पर्सन मैंने कॉलम वाइज रख दिए हैं, इसी तरीके से जो उनकी खुसूसियात बताई जा रही थी, एट्रीब्यूट्स थे कुछ, एक इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है, इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग को HW से डिनोट कर रहा हूँ, इंटेलिजेंट को INTL से कर रहा हूँ, ऑनेस्ट को HON से कर रहा हूँ, then in the last I'm having ambitious, AMB से करना है। तो काशिफ एंड गुलफाम एंड हैदर आर इंटेलिजेंट। काशिफ, गुलफाम और हैदर तीनों ही क्या हैं, इंटेलिजेंट हैं। तो करना क्या करूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा था काशिफ, रमीज एंड जवेद आर हार्ड वर्किंग। तो काशिफ, रमीज और जवेद, काशिफ, रमीज और जवेद हार्ड वर्किंग है। रमीज, हैदर, जवेद आर ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में रमीज, हैदर, जवेद हैं, तो रमीज, हैदर, जवेद यहाँ पे आ जाएंगे। काशिफ, गुलफाम, जवेद आर एम्बिशियस। काशिफ, गुलफाम एंड जवेद आर एम्बिशियस। और एट द सेम टाइम जो बाकी मेरे पास रिमेनिंग बच जाते हैं उनके ऊपर हम अपनी डिडक्शंस करते हुए क्रॉस लगा देते हैं। क्रॉस इस वजह से लगा रहा हूँ क्योंकि वो खुद मेंशन क्वेश्चन में कर रहा था कि which of the following persons is neither hardworking nor ambitious। जब उसने neither hardworking nor ambitious की बात की तो इस वजह से मैंने क्रॉस लगा दिया यहाँ पे, जो कि मुझे neither या फिर nor की इंडिकेशन देगी। तो कौन सा बंदा है जो कि हार्डवर्किंग भी नहीं है और एम्बिशियस भी नहीं है? तो अगर आप हैदर को देखें, नोट करें, neither he is hardworking, इधर क्रॉस लगा हुआ है, neither he is ambitious, इधर भी क्रॉस लगा हुआ है। तो राइट आंसर पहले क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, हैदर। दूसरे क्वेश्चन में देखें तो वो कह रहा है which of the following persons is neither honest nor hardworking but is ambitious। ना ही हार्डवर्किंग हो ना ही ऑनेस्ट हो, तो ना ही हार्डवर्किंग ना ही ऑनेस्ट लेकिन एम्बिशियस है, तो वो कौन है, गुलफाम है। इसके अलावा और कोई पर्सन नहीं है ऐसा जो कि हार्डवर्किंग भी ना हो, ऑनेस्ट भी ना हो और एम्बिशियस हो, तो और कोई पर्सन फॉल नहीं कर रहा था, तो राइट आंसर गुलफाम हो जाएगा इसका। अगर साथ में अगर इंटेलिजेंट भी आ रहा तो इट डजंट मैटर, उसने हार्डवर्किंग, ऑनेस्ट और एम्बिशियस के रिस्पेक्टिव से पूछा होगा। जी, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 3 से 5, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो इट। और इसके अंदर भी उसी तरीके से 6 स्टूडेंट्स A B C D E and F आर सिटिंग इन द फील्ड। A and B आर फ्रॉम किड्स स्कूल and the rest belong to kids college. D and F are tall while the others are short. A, C and D are wearing glasses while the others are not। तो इसको भी मैं इसी तरीके से कैलकुलेट कर लूंगा। मेरे पास A B C D E F पर्सन है जो कि एक्चुअली क्या है, स्टूडेंट्स हैं। आई शुड कॉल देम द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे कर दिए और A B C D E F, A B C D E और F आ जाते हैं। फिर इसी तरीके से कुछ उसमें से किड्स स्कूल से बिलोंग कर रहे थे, किड्स स्कूल आ गया, किड्स कॉलेज आ गया, टॉल, शॉर्ट और ग्लासेस, टॉल, शॉर्ट और ग्लासेस बने।
इसमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी टेबल बनाना चाहिए, क्योंकि इसके तो कोई मार्क्स नहीं है, इससे जो रिड्यूस करेंगे रिजल्ट्स उसी के मार्क्स हैं। तो आई होप सो ये आप लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कंफर्मेशन एंड क्लैरिटी आप लोग इसको देख लें। He's saying 6 students ABCD are sitting in the field. A and B are from KIPS school and the rest belong to KIPS college. A and B are from KIPS school and the rest belongs to KIPS college. तो rest कौन से रह जाते हैं उनके ऊपर टिक कर दूंगा। He further says D and F are tall. D और F क्या है, tall है। D और F मैंने tall कर दिए, while the others are short, और बाकी जितने भी रिमेनिंग रह जाते हैं वो क्या होंगे, short होंगे। तो अदर्स तो मैंने शॉर्ट कर दिए। फिर क्या है, A, C, D are wearing glasses but others are not. A, C, D मेरे पास ग्लासेस पहन रहे हैं, तो A के ऊपर टिक कर दिया, C के ऊपर टिक कर दिया और D के ऊपर टिक कर दिया, और बाकी ग्लासेस नहीं पहन रहे तो बाकियों के ऊपर क्या कर दूंगा, क्रॉस लगा दूंगा। जी मजीद अब जो वो बातें कर रहा है उसमें हम देख लेते हैं। बाथरूम पे अगर आपने क्रॉस लगाना है सब तो यू आप लगा सकते हैं, डिडक्शंस हैं, तो बाथरूम पे क्रॉस जो है, जो क्रॉस उसने मुझे मेंशन करने के लिए कहे थे वो मैंने ब्लू से ही लगाया, तो बाथरूम के ऊपर आप क्रॉस कर सकते हैं, कोई मसला वाली बात नहीं है, लेकिन उसके बगैर भी ये सॉल्व हो जाता है। कंसिडर दीज के यहाँ पे क्रॉस ही बने हैं, लेकिन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मैंने क्रॉस बना दिए। which two students who are not wearing glasses are short? कौन से ऐसे दो स्टूडेंट्स हैं जो कि ग्लासेस नहीं पहन रहे लेकिन एट द सेम टाइम शॉर्ट भी हैं? तो पहला स्टूडेंट तो मेरे पास ये देखें बी में आ रहा होगा, ये क्या है, शॉर्ट है और ग्लासेस नहीं पहन रहा, ठीक है। और दूसरा स्टूडेंट मेरे पास ये शॉर्ट है और ये भी ग्लासेस नहीं पहन रहा, तो इसका राइट आंसर बी और ई इस लिहाज से हो जाएगा, which is चार्ली। Which short student of KIPS college is not wearing glasses? कौन सा शॉर्ट स्टूडेंट है KIPS कॉलेज का ऐसा जो कि ग्लासेस नहीं पहन रहा? शॉर्ट स्टूडेंट भी हो, किप्स कॉलेज का भी हो और ग्लासेस ना पहन रहा हो, दैट इज ओनली ई, ठीक है। तो किप्स कॉलेज का भी है, ठीक है, और शॉर्ट भी है और ग्लासेस नहीं पहन रहा, तो टिक टिक क्रॉस आ रहा है, तो राइट आंसर वुड बी ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हिच टॉल स्टूडेंट ऑफ किप्स कॉलेज इज नॉट वेयरिंग ग्लासेस? कौन सा टॉल स्टूडेंट है ऐसा जो कि ग्लासेस नहीं पहन रहा? तो टॉल स्टूडेंट ऑफ किप्स कॉलेज हमने देखना, तो टॉल स्टूडेंट ऑफ किप्स कॉलेज अगर आप गौर करें तो वो एफ ही है, हु इज टॉल, बिलोंग्स टू किप्स कॉलेज एंड नॉट वेयरिंग ग्लासेस, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिहाज से एफ हो जाएगा। अब अगर ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करता हूं। किसी का कोई क्वेश्चन है? So this is self-explanatory and easy as well. So question number 6 is, in a shop there were 4 dolls different heights, A, B, C and D. D is neither as tall as A nor as short as C. तो अगर D tall नहीं है A से तो D क्या हो जाएगा, short हो जाएगा। फिर तो अगर D short हो जाएगा तो A क्या हो जाएगा, वो tall हो जाएगा D से with respect to the dolls। फिर इसी की ही सेंटेंस के लिहाज से कहता हूँ कि D is neither as tall as A, ये हो गया, और nor as short as C, और D और C का जो रिलेशन है D as short as C नहीं है, तो D as short as C नहीं हुआ तो फिर D क्या होगा, tall होगा, तो D यहाँ पे tall आ जाएगा किससे, C से। तो दो इनइक्वालिटीज मेरी बन गई हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है if B is shorter than D but taller than C, if B is shorter than D, shorter है किससे, D से, but taller than C है, तो इस तरह ये रिलेशन बन जाएगा। If Maniha wants to purchase the tallest doll, which one should she purchase? तो अगर उसको tallest doll purchase करनी है तो कौन सी purchase करेगी? D, B, C एक ऑर्डर में आ रहे हैं। This is the जो मेरे पास सबसे ज्यादा बड़ी इनइक्वालिटी थी वो ये थी, तो अगर ज्यादा बड़ी इनइक्वालिटी ये है तो D, B, C डिडक्शंस करने लगा, A मेरे पास बड़ा है B से, तो A को बड़ा कर दूंगा D से, तो ओवरऑल ये इनइक्वालिटी बन जाएगी, और इसके अंदर देखें कि ये भी फुलफिल हो जाएगा, दैट इज D बड़ा है, टॉल है किससे, C से, तो who amongst them is the tallest? tall, that would be having A जो होगी वो सबसे टॉलेस्ट हो जाएगी।
जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन एन एग्जामिनेशन रहमान गॉट मोर मार्क्स देन मुस्तफा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में रहमान के ज्यादा मार्क्स आए हैं किससे? मुस्तफा से। मुस्तफा को MUS से यहाँ पे शो करा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सेम नेम्स आ रहे थे, एक मुस्तफा था और दूसरा मेरे पास महविश। तो मुस्तफा को MUS और महविश को MEX से शो करूंगा ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। आप भी यही प्रैक्टिस रखा करें। बट नॉट एज मेनी एज सबा, और रहमान के इतने ज्यादा मार्क्स भी नहीं हैं जितने सबा के हैं। ठीक है, तो सबा को भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं। सबा गॉट मोर मार्क्स देन गफूर एंड महविश। सबा के जो मार्क्स हैं वो गफूर से भी ज्यादा हैं और सबा के मार्क्स महविश से भी ज्यादा हैं। तो ये दो इनइक्वालिटीज बन गई। फिर इसी लिहाज से गफूर गॉट लेस मार्क्स देन मुस्तफा। गफूर के लेस मार्क्स हैं मुस्तफा के, इसका मतलब है मुस्तफा के ज्यादा होंगे किससे? गफूर से। तो उसको ऐसे लिख दूं, जी लिखते हैं। और फिर उसके बाद कह रहा है बट हिज मार्क्स आर नॉट द लोवेस्ट इन द ग्रुप। हिज मार्क्स मींस गफूर के मार्क्स वो लोवेस्ट नहीं है। तो गफूर के मार्क्स अगर लोवेस्ट नहीं है तो अगर आप गौर करें तो उसको मैं कैसे शुरू करूंगा कि गफूर के मार्क्स लोवेस्ट, ये मैंने गफूर को लोवेस्ट कर दिया, उसको अनसर्कल करूंगा और कट कर दूंगा। और ये कट क्या होगा मेरे जहन में, मुझे ये इम्पैक्ट देगा कि गफूर के लोवेस्ट नहीं है। तो अगर गफूर के लोवेस्ट नहीं है तो फिर किसके लोवेस्ट हो? यहाँ पे देखिएगा कि ये सबा है, ये रहमान है, ये आपके पास मुस्तफा है। मुस्तफा के मार्क्स किससे ज्यादा थे? गफूर से। तो ये गफूर भी अटैच हो गया और फिर लास्ट में एक ही पर्सन बचता है, दैट इज महविश। तो महविश को यहाँ पे अरेंज कर देंगे। तो महविश के मार्क्स कम थे किससे? सबा से। ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और सबा के मार्क्स जो है वो ज्यादा थे रहमान से, और रहमान के मार्क्स किससे? मुस्तफा से ज्यादा थे। तो पहली ये वाली जो इनइक्वालिटी थी, सबसे बिगर इनइक्वालिटी वो प्लेस कर दी और फिर ये वाली प्लेस की यहाँ पे। और फिर सबा के मार्क्स गफूर से भी ज्यादा थे। तो सबा के मार्क्स अगर गफूर से ज्यादा है और गफूर अगर लोवेस्ट नहीं है तो फिर लोवेस्ट एक ही बचता है, दैट हैज टू बी महविश। तो ये एक प्रॉपर पूरी इनइक्वालिटी बन जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या पूछ रहा था? हु इज सेकंड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मार्क्स। तो ये बेसिकली देखें डिसेंडिंग ऑर्डर में ही मैंने बैठाया है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से अगर हम देखेंगे तो मेरे पास डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़े से शुरू करते हुए सबसे छोटे की तरफ आएंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये रहमान मेरे पास क्या हो जाएगा? दूसरे नंबर पे आना होगा, सेकंड पे आना होगा। तो यही उसका क्वेश्चन था। तो रहमान वुड बी द राइट आंसर। Next question, 5 children are sitting in a row. S is sitting next to B. S is sitting next to B. तो मैं बेसिकली उसको ऐसे शो कर रहा हूँ कि S क्या है? B से नेक्स्ट है। एक तरीका ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी, S आपके पास नेक्स्ट टू B ऐसे भी तो हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उसने नेक्स्ट का वर्ड यूज किया है तो नेक्स्ट को मैं बोथ वेज देखूंगा। अगर वो सामने मेरे सामने फॉर एग्जांपल एक रो में बैठे हुए हैं तो एस पी करके भी आ सकते हैं इस तरफ और पी एस करके भी आ सकते हैं। दोनों का ही यही मतलब बन रहा है, एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी। फिर ही फर्दर सेज बट नॉट टी। तो एस जो है इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू टी, इसका ये मतलब बन रहा है। तो बट नॉट टी यानी एस टी एक साथ नहीं बैठ सकते। तो जब एस टी एक साथ नहीं बैठ सकते तो मैं उनको एनसर्कल करूंगा और कट कर दूंगा। वो एस टी करके भी नहीं बैठ सकते और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, वो टी एस करके भी नहीं बैठ सकते। तो ये दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे मैंने बना दी। के सिटिंग नेक्स्ट टू आर, के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर। तो के सिटिंग नेक्स्ट टू आर, आर के करके भी आ सकते हैं और के आर करके भी आ सकते हैं। आई होप सो ये क्लियर होगा। फिर उसके बाद आर के ही आगे से बता रहा है कॉन्टिन्यूशन में, हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट। आर जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे बैठा हुआ है। तो अब यहाँ पे मेरे पास काफी चीजें क्लियर हो गई। 1 2 3 4 5, ये 5 थे और रो में बैठाना है। आर को अगर एक्सट्रीम लेफ्ट पे करना है तो यहाँ पे कर दूंगा और फिर ये के आर की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि अगर आर को मैंने एक्सट्रीम लेफ्ट पे बैठाना है तो वो के आर करके तो बैठा नहीं सकता। और अगर मैं के आर करके यहाँ पे लेकर आता हूँ वो तो आर एक्सट्रीम लेफ्ट पे नहीं बल्कि एक्सट्रीम राइट पे हो जाएगा। तो इस वजह से ये वाली पॉसिबिलिटी रिमूव कर दी गई। अब आर इज सिटिंग नेक्स्ट टू
K, तो R is sitting next to K हो जाएगा, सॉरी K is sitting next to R हो जाएगा, तो उसके लिहाज से ये मेरे पास बन जाएगा। अब ये बन गया है थर्ड प्लेस के ऊपर, उसने ये कहा एंड T is not sitting next to K, तो T K से नेक्स्ट की तरफ नहीं आ सकता, इसका मतलब है थर्ड प्लेस के ऊपर T नहीं आ सकता। फिर इन द सेम वे अगर सपोजिंगली अगर मैं यहाँ पे सेकेंड, ये जो मेरे पास अगर थर्ड से आगे की तरफ जाए तो यहाँ पे अगर T को रखता हूँ, अभी मैं आपसे सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे T को रखता हूँ तो पहले तो ये बताएं कि T को यहाँ पे रखा जा सकता है? जी देखते हैं रखा जा सकता है कि नहीं। बाकी दोनों पर्सन कौन रह गए, P और S, और S और T करके आएंगे ये, तो PS यहाँ तो PS करके आना था या SP करके आना था, तो वो यहाँ पे SP और PS करके आ ही नहीं सकते, इस वजह से यहाँ से T को भी रिमूव कर दिया जाएगा। इसका मतलब है T यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो T यहाँ पे नहीं आएगा तो T की एक ही जगह बचती है, दैट इज T। SP करके एक साथ नहीं आ सकते थे, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि मैं इसको PS करके तो यहाँ पे नहीं लिख सकता क्योंकि SP करके नहीं आ सकते थे। फिर एट द सेम टाइम मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी बचती थी, दैट इज SP, तो मेरे पास ओवरऑल ये एक पैटर्न बन जाएगा RKSTP बन जाएगा। व्हाट वाज दिस क्वेश्चन, हु आर सिटिंग एडजेसेंट टू S, एडजेसेंट टू S मींस कि S के एडजेसेंट कौन बैठा है, यानी राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे कौन बैठे हैं, दैट इज K and P, तो राइट आंसर वुड बी K and P। आपने जो टेस्ट अटेम्प्ट किया है उसके अंदर राइट आंसर डेल्टा लगा होगा, उसकी प्लीज करेक्शन कर लें, इसका राइट आंसर अल्फा ही बनता है इन एनी ऑफ द वेज, हर एक लिहाज से। जी क्वेश्चन है मोहम्मद हुसैन सर, ये T सेंटर में क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल सेंटर में, और S अगर बिल्कुल साइड पे हो जाए? हाँ जी, कि T सेंटर में इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि उसने कहा हुआ है कि T इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू K, तो नेक्स्ट टू K और T और S का नहीं था रिलेशन, आपने K वाला वो नहीं किया। यहाँ पे पर्सन्स कौन से हैं, S P T और R K, ये पर्सन्स हैं, Q तो है ही नहीं इसमें। जी ठीक है, मैं समझा कि वो दूसरा क्वेश्चन होगा, वो अभी Q वाला आना है, ब्लड रिलेशंस वाला। आसान क्वेश्चन है सर मैंने इस क्वेश्चन को ना मतलब ऐसे सॉल्व किया कि मेरा P और T आ रहा था, और लाइक अगर उसने ना हमें क्वेश्चन में जैसे कहा हुआ कि जो S है वो सिटिंग नेक्स्ट टू P बैठा हुआ है, लाइक जो P है वो पहले आएगा और नेक्स्ट का मतलब है कि S बाद में आएगा, तो मैंने राइट साइड पे लिख दिया P उसके बाद S। अब उसने कहा था जो T है ना, मतलब T की जो उसने लगाई है कि बट क्या लिखा, बट नॉट टू T, उसके आगे फिर मैंने T लिख दिया, फिर जी फिर आगे R R जी, हम्म, तो फिर मैंने थर्ड पोजीशन पे T को दे दी, और उससे आगे उसने कहा हुआ था कि जो हमारे पास जो K और R और K का रिलेशन बताया हुआ था उसने, तो मैंने R और K को उससे नेक्स्ट को लिख दिया। तो बट एडजेसेंट अगर हम देखें तो S का उसने पूछा, तो S का एडजेसेंट T भी आ रहा है और P भी आ रहा है, तो मतलब मेरा फिर ऐसे ही हो गया था, लाइक LMS में सही लगा हुआ था, पता नहीं मुझे कि ये कैसे मेथड मैंने किया तो सही गलत है, आपकी अप्रोच गलत है। मुझे पहले ये बताओ कि ये समझ आया कि नहीं आया जिस तरह मैंने करवाया। सर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड था, तो एक सेकंड, अभी कंफ्यूजन मैं दूर करता हूँ। अभी अपना जो जो कुछ भी अटेम्प्ट किया है उसको भूल जाओ, जो मैंने करवाया है उसको फॉलो अप करो। उसने कहा P इज सिटिंग नेक्स्ट टू S इज सिटिंग नेक्स्ट टू P, तो S जो है वो P से नेक्स्ट की तरफ बैठा है, अब वो आइदर PS करके आ सकता है और SP करके आ सकता है, इससे एग्री करते हो कि नहीं? सर ये अगर वो हमें कह रहा है ना कि लाइक कि एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी, तो हम ये दो पॉसिबिलिटी तो बना ही नहीं सकते। लाइक हम तो ये कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट टू पी का मतलब ये है कि जो हमारे पास एस है वो बाद में आएगा, पी पहले आएगा, नेक्स्ट टू पी का मतलब तो ये नहीं होता सर। नहीं 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 नहीं, नेक्स्ट का मतलब आपने एडजेसेंट के साथ लेना होता है कि साथ साथ आ रहे हैं। अगर वो मुझे राइट लेफ्ट मेंशन कर देता तो उसके अकॉर्डिंगली फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली ही करता, उसके राइट पे रखता या उसके लेफ्ट पे रखता, लेकिन उसने मुझे राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं बताया हुआ, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज रेज होंगी, और नेक्स्ट की पॉसिबिलिटी जो रेज होती है विद रिस्पेक्ट टू एडजेसेंट होती है। नेक्स्ट मींस एडजेसेंट,
साथ साथ, तो साथ साथ SP करके भी हो सकता है और PS करके भी हो सकता है। क्लियर हुआ ये? सही, मतलब इसमें पॉसिबिलिटीज बन सकती है नेक्स्ट 2 में अगर आ जाए तो। अब देखें, अब सुने मुझे बारी बारी। अब यहाँ पे अगर ये कन्विंस हो गए हो कि नेक्स्ट का मतलब है कि एडजेसेंट होना, तो PS और SP करके एडजेसेंट हो सकते हैं ना, ये नेक्स्ट हो सकते हैं, ठीक है। जी फिर इसी तरीके से S इज सिटिंग नेक्स्ट टू P बट नॉट टू T था, ठीक है। तो जब बट नॉट टू T है तो इसका मतलब है ST साथ नहीं आ सकते, चाहे ST करके आए चाहे TS करके आए। तो मैंने उनके ऊपर पैट लगा दिया। He further says K is sitting next to R, तो K is sitting next to R, R के करके भी हो सकते हैं और KR करके भी हो सकते हैं। फिर उसने एट द सेम टाइम ये कहा कि K who is sitting at the extreme left, तो मैंने R को एक्सट्रीम लेफ्ट पे ही रखना है, यहाँ पे मुझे इसको फिक्स करना पड़ेगा। और R को अगर यहाँ पे फिक्स कर दिया है तो K उसके साथ आएगा ही आएगा। और फिर उसने ये कहा कि T is not next to K, तो इस वजह से T को थर्ड प्लेस पे किसी सूरत नहीं रखा जा सकता। अगर आप T को थर्ड प्लेस पे रखते हैं तो वो आपकी रॉन्ग अप्रोच थी, एक चीज। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने ये बताया कि T को अगर मैं इस प्लेस के ऊपर रखता हूँ, विच इज लेफ्ट साइड से अगर आऊं तो फोर्थ प्लेस है, इसके ऊपर रखता हूं तो P और S में एक साथ एडजेसेंट आना था, वो नहीं आ सकते, इस वजह से T यहाँ पे भी नहीं आ सकता। फिर T को मैंने फिक्स समझा कि यहाँ पे कर दूं, विच इज एट द एक्सट्रीम राइट, और जब मैंने इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया तो मेरे पास रिमेनिंग बचे क्या, SP। अब आइदर ये SP करके आएंगे या फिर PS करके आएंगे। PS करके आ नहीं सकते क्योंकि ST आपके पास एक साथ नहीं हो सकते, तो रिमेनिंग जो मेरे पास बचेगा दैट इज ओनली SP, तो वो मेरे पास वर्कआउट कर जाएगा। अब यहाँ पे दूसरी बात देखो, मैं दूसरे लिहाज से भी समझाता हूँ जिस लिहाज से आप समझना चाह रहे हैं। अगर यहाँ पे ये होता ना, पूरी स्टेटमेंट दोबारा लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो वो स्टेटमेंट ये है, S is sitting next to P, S is, बस ये वाला पोर्शन लिख रहा हूँ, S is sitting, थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए थी, S is sitting next to P but P not next to T, but P not next to T। उसने जो बोला हुआ था, वो जो पहले जो लिखी हुई थी वो ये थी, S is sitting next to T but not T, तो बट के बाद जो आगे कंपैरिजन हो रहा होता है बट नॉट टी, ये प्रीवियस के साथ ही हो रहा होता है, जिस तरह टॉलर और शॉर्टर में कर रहे थे और यंगर और एल्डर में कर रहे थे, तो उसका वो स्टार्टिंग वाले के साथ ही कंपैरिजन करते हैं, यानी ST का कंपैरिजन होगा। यहाँ पे जो पहली इंफॉर्मेशन थी S is sitting next to T but not T, इसके अंदर PT का नहीं कर सकते थे। अब जो मैंने थोड़ी सी ट्रांसफॉर्म करके लिखी है एहसान, वो देखो, दैट इज S is sitting next to P but P not next to T, तो P not है next to T। अब ये मैं अगर यहाँ पे इस तरह कर देता हूँ और अब ये मैं दोबारा बना के दिखाऊंगा, बाकी सारी इंफॉर्मेशन सेम ही है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, ये मेरे पास 5 प्लेसेस हो गई, और उसी लिहाज से मेरे पास R कहाँ पे है, एक्सट्रीम लेफ्ट पे है, K उसके साथ आ जाएगा, T यहाँ पे नहीं आ सकता जो कि एडजेसेंट होगा K के साथ, तो यहाँ पे नहीं आ सकता, तो यहाँ पे भी नहीं आएगा क्योंकि PS ने एक साथ आना था, तो यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो जब यहाँ पे नहीं आ सकता तो वो आएगा कहाँ पे, यहीं पे आएगा। अब यहाँ पे मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। अब यहाँ पे ये देखो S is sitting next to P but P not next to T, तो यहाँ पे अब जो पॉसिबिलिटी ये बनती है कि PT एक साथ नहीं हो सकते और TP एक साथ नहीं हो सकते, तो जब PT और TP एक साथ नहीं हो सकते तो यहाँ पे P नहीं आएगा, P फिर यहाँ पे आएगा और फिर S यहाँ पे आएगा। अब ये जो रिलेशन है ये एडजेसेंट के लिहाज से, S के लिहाज से वैलिड हो जाता है P और T के लिए। अब राइट आंसर अगर निकलता है तो वो क्या निकलेगा, डेल्टा निकलेगा, विच इज P and T। एहसान समझ आई? यस सर, गॉट इट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच इज एक्चुअली द सिमिलर क्वेश्चन जो कि मैंने क्लास में भी करवाया था। ABCD and E are 5 friends, ऊपर MNOPQ are 6 members of a family. There are 2 married couples. 2 married couples means 2 आपके पास मेल हैं, 2 फीमेल हैं। Among them, O is the mother of M and R। अब उसी तरीके से रिलेशंस बनाना शुरू कर देता हूँ। तो O is the mother of, पहला मेरे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगी, M and R की मदर है,
तो M और R क्या हो जाएंगे, सिबलिंग्स हो जाएंगे। Q इज द फादर ऑफ P, दूसरी मेरे पास इंफॉर्मेशन, Q क्या है, फादर है किसका, P का। फिर ही फर्दर सेज M इज द ग्रैंडसन ऑफ M, तो M क्या है, ग्रैंडसन है, तो M यहाँ पे आ जाएगा। एक्चुअली ये ग्रैंडसन है तो मेल है, ऊपर जाएंगे, यहाँ पे डॉट लगा रहा हूँ, ग्रैंड के पास जाना है तो डबल एरो से शो करेंगे। ग्रैंडसन किसका है, N का, N का भी जेंडर नहीं पता। फिर इन द एंड पूछ रहा है द टोटल नंबर ऑफ फीमेल मेंबर्स इन द फैमिली इज 3, तो टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स कितने हैं, 3 हैं, तो मेल कितने होंगे 3 और फीमेल कितनी होंगी 3। वो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ फीमेल मेंबर्स, तो ग्रुप ऑफ फीमेल मेंबर्स बताना। तो ग्रुप ऑफ फीमेल मेंबर्स में यहीं से स्टार्ट करते हैं कि सिंस मेरे पास ये मेरे पास O है, ये मदर है इनकी M की, और M ये डिसाइड हो चुका है कि वो मेल है M और R की, और मेरे पास ये जो दूसरा रिलेशन है इसको प्लेस करना है, और इनसे ऊपर जो है वो ग्रैंड पेरेंट है दैट इज N। अब वो फादर वाली साइड से है मदर वाली साइड से है इसका नहीं पता, हमने सिर्फ क्या करना था QP को यहाँ पे अरेंज करना था इस तरीके से कि ये कनेक्ट करते हैं और 2 मैरिड कपल्स होते हैं। मरियम क्वेश्चन सर रेड से बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, रेड से नजर नहीं आ रहा बिल्कुल भी। ब्लैक से कर, यस सर, थैंक यू सर। तो डबलिंग होगी उसको थोड़ा डिजाइन भी बन गया होगा। अच्छा मैंने क्या करना था कि N क्या है, ग्रैंड पेरेंट है, वो फादर वाली साइड से है मदर वाली साइड से है नहीं पता। P Q इज द फादर ऑफ P, इनको कनेक्ट करना है लॉजिकली यहाँ पे, तो अगर मैं P को यहाँ पे रख देता हूँ फॉर इंस्टेंस और सिबलिंग कर देता हूँ, और Q को यहाँ पे रख देता हूँ और इन दोनों को कपल डिक्लेयर कर देता हूँ, तो Q O M R P और N ऊपर है, तो क्या मैं 2 मैरिड कपल्स कर पा रहा हूँ, नहीं, तो इसका मतलब है ये लॉजिक यहाँ पे ठीक नहीं है, ये इस तरह कनेक्ट नहीं होंगे। फिर मैं क्या करता हूँ कि Q को एक स्टेप ऊपर ले जाता हूँ और Q यहाँ पे रख देता हूँ, और फिर यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। अब Q अगर यहाँ पे है which is actually a male, तो 2 मैरिड कपल करने हैं तो इनको कपल डिक्लेयर कर दिया जाता है। if he is a husband and a male, तो ये क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी और फीमेल हो जाएगी। इफ ही यहाँ पे अगर एक और मैरिड कपल कर देता हूँ, अगर ये फीमेल है मींस वाइफ है, तो ये क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। तो ये एक लॉजिकली कनेक्शन बन जाता है जिसके अंदर मेरे पास P Q M मेल हो जाएंगे, O N और फिर R क्या हो जाएंगे, ये मेरे पास फीमेल हो जाएंगे। तो वो यही पूछ रहा था which of the following is a group of female members, तो group of female members is NOR हो जाएगा लॉजिकली। आमना दिलबर क्वेश्चन। सर मैंने पूछना था ये जो आपने फर्स्ट पॉसिबिलिटी रिजेक्ट किया है कि Q और जो O का कपल ही बन सकता, तो ये क्यों रिजेक्ट किया है? Q और O का कपल नहीं बन सकता, इस वजह से रिजेक्ट की है कि क्योंकि अगर Q को यहाँ पे रखते हैं और फिर P यहाँ पे आएगा तो मेरे पास 3 चिल्ड्रन हो जाएंगे और Q और O कपल डिक्लेयर हो जाएंगे, जबकि उसने मुझे कहा था 2 मैरिड कपल हैं। तो आप यहाँ पे Q और O को मैरिड डिक्लेयर करने से जब यहाँ पे आ जाते हैं तो P यहाँ पे आएगा ना, तो Q क्या है, फादर है किसका, P का, तो P जब यहाँ पे आएगा तो वो यहाँ पे सिबलिंग्स हो जाएंगे, यानी M R P ये बहन भाई हो जाएंगे, और यहाँ पे एक मैरिड कपल होगा, ऊपर N बैठा हुआ था, ठीक है, तो 2 मैरिड कपल्स आप कर ही नहीं पाओगे, इस वजह से वो हमें कनेक्ट नहीं हो रहा था। हम ना समझ लगी, I hope so clear on this. Moving on to the last question, which says, which of the following statements is correct about B? ये वही क्वेश्चन है जिसके बारे में हम कल बात की थी, डिटेल में बात की थी, 28, 29 और 30। ये उसी की स्टेटमेंट थी, उसी से ही एक क्वेश्चन हमने बेसिकली
डिड्यूस किया है, ड्रॉ किया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, इसके अंदर अगर आप क्वेश्चन पहले पढ़ लेते तो आपको आइडिया हो जाता which of the following statements is correct about B? B is not the tallest, B is shorter to E when they are asked to stand in ascending order with respect to their heights, B is in the middle। तो ये विद रिस्पेक्ट टू हाइट्स कंपैरिजन चल रहा है, तो मैंने यहाँ पे जो कुछ भी करना है विद रिस्पेक्ट टू हाइट्स ही करना है। एज का मेरे पास कोई काम नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ही उससे रिलेटेड नहीं पूछा गया। तो ए बी सी डी एंड ई आर 5 फ्रेंड्स, बी इज एल्डर टू ई बट नॉट एज टॉल एज सी। तो बी सी से टॉल नहीं है, तो बी अगर सी से टॉल नहीं है तो फिर क्या होगा, शॉर्ट होगा, और सी क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद सी इज यंगर टू ए, काम का नहीं है, सी इज टॉलर टू डी एंड ई, तो सी क्या है, टॉलर टू डी है और सी टॉलर टू ई है। He further says A is taller to D, A is taller to D। फिर उसने कहा but younger than E, कोई जरूरत नहीं है, D is elder to A but is shortest in the group। तो D क्या है, elder to A है but shortest in the group है, यानी सबसे छोटा है। तो D को shortest करने के लिए मैं यहाँ पे डबल ये साइन यूज करूंगा जो कि मुझे ये बताएगा कि D क्या है, shortest है। अब अगर ये क्लियर है तो मैं इसकी कुछ यहाँ पे डिटेल्स में बता देता हूँ। कल हमने डिटेल में इस पे बात की थी और इसके अंदर हमने ये देखा था कि ए जो है वो फ्लेक्सिबल है। ए क्यों फ्लेक्सिबल है, क्योंकि ए का कनेक्शन ना सी के साथ है, ना बी के साथ है और ना ही ई के साथ है। तो विद रिस्पेक्ट टू दीज थ्री इट इज फ्लेक्सिबल, ये कहीं भी आगे पीछे रोटेट हो सकता है। डी सबसे शॉर्टेस्ट है तो डी को सबसे आखिर में कर दूंगा, डी को सबसे आखिर में कर दूंगा और सी बी डी ई, यानी सी सब बड़ा है बी डी ई से, तो फॉर एग्जांपल सी को यहाँ पे कर देता हूँ, बड़ा है किससे, बी से, डी से, ई से, और ए का कनेक्शन नहीं बताया हुआ तो मैं अपनी मर्जी से ए को प्लेस कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कर सकता हूँ, ए को शुरू में भी लेकर आ सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे भी हो सकता है, ए सी बी ई ई और डी, ऐसे भी हो सकता है। और अगर आप गौर करें तो यहाँ पे एक और बात भी है कि बी और ई भी आपस में क्या है, फ्लेक्सिबल है। बी और ई के बारे में भी कोई आपस में कनेक्शन नहीं बताया गया, तो ये जो बी एंड ई ये आपस में क्या है, फ्लेक्सिबल है। मीन्स टू से ये फ्लेक्सिबल इस लिहाज से है कि या तो मैं बी को एल्डर कर दूं ई से, यानी टॉलर कर दूं, या फिर मैं ई को क्या कर दूं, टॉलर कर दूं डी से। ठीक है, तो ये दो तरीकों से ये भी अरेंज हो सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन, बी इज नॉट द टॉलेस्ट, यस बी इज नॉट द टॉलेस्ट, ये बिल्कुल ठीक बात है। क्यों ऐसी ठीक बात है, क्योंकि बी से बड़ा कौन है, सी है, तो बी टॉलेस्ट हो ही नहीं सकता एज फार एज दिस इनइक्वालिटी जो इंफॉर्मेशन सी इज टॉलर देन बी इसकी बात थी। तो अगर बी को टॉलर करने जाते भी हैं तो गिवन इंफॉर्मेशन वायलेट करने वाली बात है, तो ऐसा करने पर हम आमादा नहीं होते, राजी नहीं होते, तो उसकी बात कन्विंसिंगली मान लेंगे, बी इज नॉट द टॉलेस्ट। तो ये बात करेक्ट है। दूसरी है बी इज शॉर्टर टू ई, तो उसने ये कहा कि बी क्या है, शॉर्टर टू ई है। क्या ऐसा हो रहा है कि बी शॉर्टर टू ई हो, तो बी शॉर्टर टू ई इसमें हो रहा है। मैंने कहा कि ये दोनों भी आपस में फ्लेक्सिबल हैं, तो बी शॉर्टर टू ई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जब ये दोनों बातें आ जाती हैं तो हम ये कहना मुनासिब समझते हैं कि ये कैन नॉट बी डिटरमिन का केस है। तो जब ये कैन नॉट बी डिटरमिन होगा तो हम इसको इनकरेक्ट मानेंगे, क्योंकि वो विद रिस्पेक्ट टू करेक्ट पूछ रहा था। 3 में आ जाए, when they are asked to stand in ascending order with respect to their heights, B is in the middle। जब उनसे पूछा जाएगा कि आप, उनसे कहा जाएगा कि स्टैंड इन असेंडिंग ऑर्डर में स्टैंड कर जाएं, तो मैंने यहाँ पे बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाया हुआ है, राइट। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन सबसे बड़े से लेके सबसे छोटे तक। तो इसको जरा अगर रिवर्स चला दें तो ये असेंडिंग ऑर्डर यहाँ से होगा, राइट से लेफ्ट की तरफ, तो सबसे छोटे से बड़े की तरफ राइट से लेफ्ट असेंडिंग ऑर्डर में चला दें विद रिस्पेक्ट टू देयर हाइट्स, उनकी हाइट्स के रिस्पेक्ट से बी इज इन द मिडिल। क्या बी मिडिल में होगा, ये वो पूछ रहा है। तो देखें, एक में मैंने बताया हुआ है कि बी मिडिल में है और एक में नहीं मिडिल में। मैंने सारी पॉसिबिलिटीज एक्चुअली यहाँ पे बनाई नहीं, जितनी पूछ रहा था उसके अकॉर्डिंगली ही बना रहा था, क्योंकि सारी पॉसिबिलिटीज बनाना वो टाइम वेस्ट करने वाली बात होगी। जिस लिहाज से क्वेश्चन पूछेगा हमने उसी के लिहाज से देखना होगा।
तो बी आपके पास क्या है, एक में तो मिडल में आ रहा है लेकिन किसी में नहीं आ रहा, तो देन अगेन ये आपके पास क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमिन होगा। तो इसका राइट आंसर सिर्फ वन ही बनता है, ओनली वन इज करेक्ट, बाकी दोनों फॉल्स हैं या डिटरमिन नहीं किए जा सकते ड्यू टू द पॉसिबिलिटीज। कोई मसला परेशानी है तो पूछ लें प्लीज। जी रबिया आरिफ, क्वेश्चन। सर क्वेश्चन 8 का कंफर्म आंसर क्या? क्वेश्चन नंबर 8 का जो कंफर्म आंसर अल्फा है वैसे, के एंड पी। ओके, और सर एक प्रैक्टिस टेस्ट से पूछना था। अब बच्चे प्रैक्टिस टेस्ट से जो भी क्वेश्चंस है ना आपके, वो अभी मेरे पास है नहीं। मैं अब अगर आप मुझे अब नरेट करेंगी जुबानी तो वो फिर टाइम वेस्ट होगा। तो आप उसको एलएमएस के, वो 24/7 हमारा एक ऑपरेटर एलएमएस के ऊपर होता है, आप उससे लाइव क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, वैसे उसके सोल्यूशन साथ ही दिए होते हैं। कोमल शिराजी क्वेश्चन। सर अगर हम फर्स्ट पॉसिबिलिटी में बी को सेंटर में ले आते हैं ई के बाद, तो तब भी हो ही सकता है मिडिल में। हाँ जी, तो हो सकता है, मैंने कब कहा है कि नहीं हो सकता। कोमल, मैं यही यस अर्ज कर सर। रहा हूँ, बी के बारे में मैं यही बता रहा हूँ कि हो सकता है, मिडल में हो सकता है, लेकिन अगर ऐसी 100 पॉसिबिलिटीज के अंदर अगर वो बी में मिडल में हो रहा है और एक अदर पॉसिबिलिटी उसके अगेंस्ट आ जाती है जिसमें वो बी मिडल में नहीं होता, तो ये बात उस मिडल वाले बी को प्लेस करने के लिए डिनाई कर देती है, यानी उसको नेगेट कर देती है। तो इसका ये मतलब है कि वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो मेजॉरिटी हैज अथॉरिटी वाली बात नहीं होगी कि यहाँ पे अगर 100 पॉसिबिलिटीज ऐसी हों कि जिसमें बी मिडिल में आ रहा है तो मैं कहूँ कि ज्यादातर पॉसिबिलिटीज में बी मिडिल में आ रहा है तो चलो बी मेरे पास, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। नहीं, ऐसे नहीं करना होता। एक पॉसिबिलिटी भी अगर आ जाए उसके अगेंस्ट के जिसमें बी मिडिल में नहीं हो सकता, तो बी मिडिल में नहीं हो सकता और हो भी सकता है। तो जब ये आइदर और का केस आ जाए तो आपके पास क्या है, वो कैन नॉट बी डिटरमिन्ड है। ठीक है, ओके सर। आसान क्वेश्चन है। सर मेरा क्वेश्चन ना मतलब बुक से है, क्वेश्चन नंबर 45 और 27। सर 27 आपने कहा था मैं कल करवा दूंगा और 45 कल नहीं सॉल्व हुआ था, बाकी हो गए थे। ये दोनों मैं करवा के फिर नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करने लगा। ठीक है, सही है, ओके सर। तो मोहम्मद अहमद, यू हैव अ क्वेश्चन। सर सेम ही क्वेश्चन है, ये 27 कल आपको कहा था और 45 करवा दें काइंडली। जी मैं करवा। सईदा नूरुस सबा, यू हैव अ क्वेश्चन बच्चे। आपने कल असाइनमेंट दिए थे, मुझे वो 36 वाला क्वेश्चन आप बता सकते हैं? सॉरी मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। सर जो आपने कल असाइनमेंट दिया था क्वेश्चन नंबर 36 में मुझे प्रॉब्लम है, उसमें कह रहे हैं कि मैं बोलूं आप बता दें। क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर मसला है। जी सर मुझे बस छोटी सी कंफ्यूजन है। वो कह रहे हैं कि हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन फैमिली, और अगर हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़े तो उससे पता चल रहा है कि एक मदर है और एक अनमैरिड डॉटर है और जो दो सन्स हैं उनकी दो डॉटर्स हैं, तो मतलब इट मेक्स 4 + 1 + 1 6। तो आंसर लेकिन 6 नहीं, आंसर 9 है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, आपको क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि 9 इस वजह से हो रहा है कि 3 मैरिड सन्स की वाइफ भी है, लेकिन वो हमें बताया हुआ नहीं है। वो फिर ऐसी बात हो जाएगी कि हम खुद एज्यूम कर रहे हैं, लेकिन एज्यूम तो नहीं करना हमें। तो वाई डेल्टा इज करेक्ट। अच्छा मुझे सुनिएगा, गौर से सुनिएगा प्लीज। एक वन मदर है तो एक फीमेल होगी, एग्री करती हैं? बिल्कुल। फिर उसके बाद उसने कहा है कि 3 मैरिड सन्स, तो इफ दे आर मैरिड तो उनके वाइफ्स नहीं होंगी, उनकी वाइफ्स की डेथ हो गई होगी, ये अज्यूम करें। नो सर, अल्लाह ना करे, बिल्कुल होगी। पर सर हमें क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ ना, और आपने कहा था कि एज्यूम नहीं करना। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 37 है उसमें प्रोमिनेंटली बताया है कि देयर 4 सन्स एंड देयर वाइफ्स, उसमें हमें पता चल रहा है, बट 36 में तो नहीं है। वो तो यही बात हो गई कि हम एज्यूम कर रहे हैं। नहीं, ये इस तरह एज्यूम तो नहीं फिर करना होता, ये डिड्यूस करना होता है। यू हैव फॉर एग्जांपल, आपके पेरेंट्स हैं, वो एक मैरिड कपल हैं, तो मैं ये कह नहीं सकता उसके अंदर एक वाइफ है एक हस्बैंड, इसमें कोई मसला नहीं है मुझे कहने में।
ये एज्यूम नहीं कर रहा मैं, एज्यूम करना वो होता है कि जो कि बाय द वे जाके किया जाए, ठीक है। ये विद इन फिर द वो वे, फिर तब होता अगर फिर 6 ऑप्शन में दिया ही ना होता, अगर 5 दे देते 4 देते तो फिर हम 9 पे चले जाते, पर यहाँ जब दोनों ऑप्शंस हैं तो हमें तो बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन पे रहना है ना। नहीं तो 3 मैरिड सन्स हैं, तो 3 मैरिड सन्स में मैंने इन दी एंड बताना क्या था, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, राइट, फीमेल मेंबर्स के बारे में बताना था ना। तो मुझे ये बता दें कि उनकी वाइफ्स अगर अगर वो मैरिड हैं तो उनकी 3 वाइफ्स हैं, इसमें मैं एज्यूम क्या कर रहा हूँ, मुझे ये बता दें। सर तो ये भी नहीं पता कि एक वाइफ है या फिर 2 3 4, ये भी नहीं पता फिर हमें तो। नहीं मुझे समझ नहीं आई, क्या कह रही हैं आप? सर लेकिन अभी तो हमें ऑप्शन पता है, मतलब मैं जाके आंसर की देख सकती हूँ, तो इसलिए मुझे पता चल जाए कि ओके चार्ली नहीं है तो डेल्टा है, लेकिन एग्जाम में तो हमें नहीं पता ना, तो ये थोड़ी कंफ्यूजन है। ओहो, फॉरगेट अबाउट द आंसर, आंसर को गोली मारो, मुझे सिर्फ ये बता दो कि 3 मैरिड सन्स हैं अगर उसके, तो 3 मैरिड सन्स में मैरिड के लिहाज से अगर मैं देखूं तो मैरिड का मतलब ये नहीं होता कि दे आर हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ, यानी 3 हस्बैंड होंगे और 3 वाइफ होंगी। सर मैं आपकी बात समझ गई हूँ और मुझे आंसर भी इससे मिल गया है, लेकिन आप मेरी कंफ्यूजन समझें। कंफ्यूजन क्या है? यही कि क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ ना हमें, लेकिन आप तो 37 क्वेश्चन देखें, उसमें बताया हुआ है देयर 4 सन्स एंड देयर वाइफ्स, वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। अच्छा वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है, तो जी, तो उसको इसलिए एक हमने उसे ऐड कर लिया। हाँ ठीक है, तो उसको एज ए ट्रेडमार्क बनाने का किसने कहा था कि उसको एज ए बेंचमार्क बना लो उस क्वेश्चन को, नहीं कि उसी नहीं तरीके के था। सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? ये कहीं लिखा हुआ है या मैंने कहा था इस तरह? आपने ये कहा था कि एज्यूम नहीं करना। हाँ तो एज्यूम, इसमें एज्यूम करने वाली बात है क्या, मुझे ये बता दें। यू आर, आप कितने बहन भाई हो? चल आप 4 बहन भाई हैं, आप सारे क्या हैं, चिल्ड्रन हैं, किसके, अपने पेरेंट्स के, ठीक है। तो अपने पेरेंट्स के चिल्ड्रन हैं तो डेफिनेटली पेरेंट्स में कौन आएगा बच्चे, मदर और फादर आएंगे ना, इसमें assumption क्या चल रही है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन assumptions एंड डिडक्शंस, ठीक है। assumptions का मतलब ये होता है कि खुद से कुछ ना कुछ मन गढ़ंत बात, ठीक है, और डिड्यूस करना, ये जो सारी हम कर रहे हैं ये डिड्यूस कर रहे हैं, और लॉजिकल डिडक्शंस के अंदर ये जो अगर 3 मैरिड सन्स दिए हुए हैं इसके अंदर 3 अगर वाइफ्स हैं तो ये मैं डिड्यूस कर रहा हूं, ये अज्यूम नहीं कर रहा बच्चे, प्लीज अपने आप को यहाँ पे क्लैरिफाई करें, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 3 मैरिड सन्स हैं तो डेफिनेटली दे आर कमिंग विद द वाइफ्स, और फिर उसके बाद एंड 1 अनमैरिड डॉटर, और 1 अनमैरिड डॉटर, फिर देन अगेन वो क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। ऑफ द सन्स 2 हैव 2 डॉटर्स ईच, ऑफ द सन्स 2 सन्स की 2 डॉटर्स हैं, तो इसका मतलब है ऑल टुगेदर 4 डॉटर्स हो जाएंगी, और इन द एंड जो तीसरा सन था उसकी एक सन था, कोई डॉटर नहीं थी, तो 4 5 6 7 8 ऑल इट बिकम्स 1। अब दूसरे केस के अंदर his wife, their 4 sons and their wives, the family of every son has also 3 sons and 1 daughter, find out the total number of male members in the whole family। अगर इसके अंदर आपको वाइफ दिया हुआ है, ऊपर नहीं दिया हुआ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी अगर मैं पूछूं the family of every son also has 3 sons, तो every son की आगे से 3 sons हैं, अच्छा चलो ये तुम कर लोगी, और and their 4 sons and their wife, चलो ठीक है ये मेंशन इसके अंदर किया हुआ है, लेकिन ऊपर के अंदर अगर नहीं मेंशन किया हुआ तो you can simply deduce it, it is not assumption, बस ये याद रखो। ओके सर, थैंक यू। सबाहत क्वेश्चन है। सर वो बुक से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 नहीं मुझे समझ आया, वो प्लीज करा दें। आप लोग चाहते हैं कि सारे क्वेश्चन ही ना सर करवा दिया करें, अब आगे इस तरह का कोई मजाक नहीं रखने वाला मैं, आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो 40-40 का सेट है, और 40-40 के सेट के अंदर कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, बाकी आप अपने एंड पे खुद ही कीजिएगा उसको। कोमल शिराजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 44 नहीं हो रहा जी बस ठीक है, जितने भी मैंने असाइनमेंट के लिए दिए हैं सारे नहीं होते। सर क्वेश्चन नंबर जी क्वेश्चन कौन सा? जी मैं करवा रहा हूँ।
नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने का इरादा था मेरा। सबसे पहले आसान आप वो वाला क्वेश्चन देखते हैं 27। PQRST, you are 6 members of a family. 2 married couples are there. 2 married couples means deduce कर रहा हूँ 2 married couples and 2 males होंगे और 2 females होंगे, ठीक है। Q is a priest and the father of P. Q आपके पास क्या है? Is equal to priest है, Priest priest है, और ये क्या है? Father है। तो if he is a father मैं यहीं पे बॉक्स बना दूंगा ताकि मुझे पता चल जाए कि ये क्या है, मेल है। और Q एट द सेम टाइम क्या है? फादर है इसका T का। तो बाकी उनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बनाता जाता हूँ, और बाकी जिस पेशे से वो ताल्लुक रखते थे वो साइड पे बनाता हूँ। अब सिंस ब्लू नजर नहीं आता आपको तो मैं इनको ब्लैक से ही लिख रहा हूँ। तो Q इज द फादर ऑफ P, Q फादर है इसका T का, ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगी। फिर ही फर्दर सेज U is the grandfather of R. U क्या है? Grandfather है किसका? R का। U is the grandfather of R and is a lawyer. और U क्या है आपके पास? Lawyer है। Since he is a grandfather, so it would be a male. Grandfather का किसका? R का डबल एरो अपवर्ड कर दिया। In the same way, फिर फर्दर ये कह रहा है and is a lawyer. S is a doctor and she is the grandmother of T. S क्या है? डॉक्टर है। she कह रहा है उसको तो हम उसको फीमेल कर देंगे। S is a doctor actually, क्लियर हो गया? and she is the grandmother of T. और S क्या है? वो बेसिकली ग्रैंडमदर है। किसकी ग्रैंडमदर है? जी T की ग्रैंडमदर है। तो कुछ इस तरह का रिलेशन बन जाएगा। फिर he further says other professionals include 1 priest, 1 lawyer, 1 engineer, 1 doctor and 2 graduates in the family. अब मेरे पास जो प्रोफेशंस रह गए हैं दैट इज इंजीनियर का प्रोफेशन, मेरे पास ग्रेजुएट्स हैं होंगे दो ग्रेजुएट्स आ गए, और यहाँ पे 2 ग्रेजुएट्स हैं, ठीक हो गया। रिमेनिंग पर्सन कौन से बचे? QUS हैं, तो मेरे पास PRT ये रिमेनिंग पर्सन बच गए, ऐसा ही PRT। अब मैं यहाँ पे उनको लॉजिकली कनेक्ट भी करने जा रहा हूँ। उसने कहा था 2 मैरिड कपल्स हैं, तो 2 मैरिड कपल्स के अंदर अगर आप गौर करें तो U और S ये दोनों ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है। तो पहला ये स्टेट अवे जहन में आता है कि दिस वुड बी अ कपल, तो ये कपल मैं कर दूंगा। अब अगर ये कपल हैं तो इनसे नीचे एक फर्स्ट जनरेशन भी आएगी जो कि किसकी होगी? पेरेंट्स की होगी, और यहाँ पे आपके पास S के साथ T था और सपोजिंगली U के साथ आपके पास R है, और Q किसकी मदर थी? Q किसका फादर था? T का फादर था। तो यहाँ पे अब एक और मैरिड कपल कंप्लीट करना है टेक्निकली, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं। अब R और T मेरे पास कहाँ पे आ रहे हैं? 0 जनरेशन पे, जो कि क्या है? ग्रैंड चिल्ड्रन है, ठीक है। और उसमें से कौन क्या है ये नहीं पता, सिर्फ 3 का जेंडर पता है, दैट इज U, S और Q। तो R और T अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो रिमेनिंग बचता कौन है? दैट इज ओनली P। एंड इफ Q इज अ मेल तो P क्या हो जाएगी? वाइफ एंड अ फीमेल। तो इन द एंड वो क्वेश्चन में यही पूछ रहा था, हु इज द हस्बैंड ऑफ P। तो P का हस्बैंड कौन है? तो P का हस्बैंड Q होगा, तो राइट आंसर विल बिकम Q हो जाएगा। इन द सेम वे यहाँ पे अब अगर हमने ये देखना है कि इंजीनियर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट कौन है उसके बारे में देख लें कि P फिर क्या होगा। फॉर एग्जांपल इंजीनियर है और R और T अगर ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, तो ग्रेजुएट्स को मैं R और T कर देता हूँ, इस तरह पूरा सवाल कंप्लीट होगा। क्लियर है आसान? क्वेश्चन नंबर 43 से करवाना शुरू कर रहा हूँ, 43, 44, 45 ये तीनों ही करवा रहा हूँ।
43 was a simple question. He says you go north. For example, ये coordinate axis है और इस coordinate axis से मैं origin पे हूँ, ठीक है? तो सपोजिंग ये वो origin का point है, मैंने सिर्फ reference के लिए वो बनाया है. तो you go north, यहाँ से आप इस origin point से कहाँ पे जा रहे हैं? North पे. Since north क्या होता है? Upward होता है. तो ऊपर जा रहे हैं, turn right. तो आप right turn कर जाते हैं. For example, यहाँ तक पहुँच गए और यहाँ से आप right turn कर रहे हैं. तो right turn कर कोई मसला नहीं. Then turn right again. तो यहाँ से right दोबारा turn करेंगे तो right नीचे की तरफ होगा. तो right turn कर लिया हमने. फिर उसके बाद कहा then go to the left. तो अब वो आपको left जाने के लिए कह रहा है. तो अगर वो आपको left जाने के लिए कह रहा है, इसका मतलब है आपने अपने right पे जाना. Over here like this way. तो जब टॉप से बॉटम आ रहे थे तो कल मैंने केसेस यही डिस्कस किए थे कि टॉप से बॉटम आते वक्त उसका राइट आपका लेफ्ट हो जाएगा और उसका लेफ्ट आपका राइट हो जाएगा. तो वो आपको लेफ्ट टर्न करने के लिए कह रहा था, आपने कहाँ मूव करना है? राइट की साइड पे मूव करना है. तो जब आप राइट साइड पे मूव कर लेंगे एंड देन गो टू द लेफ्ट, इन विच डायरेक्शन आर यू नाउ? तो आप कौन सी डायरेक्शन में हैं? अगर आप राइट साइड पे इस वाली डायरेक्शन में हैं तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है? दैट इज ईस्ट एक्चुअली. तो इस लिहाज से राइट आंसर ईस्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा. Question number 44 says P, Q, R, S, T, U, V, W are sitting around a table in the same order for group discussion at equal distances. Their positions are clockwise. If V sits in the north, then what will be the position of S? How many persons are there? P, Q, R, S, T, U, V, W. ये total 8 persons हैं. They are sitting around a table in the same order. इसी order में ही बैठे हैं. और अगर इसके अंदर अगर आप गौर करें तो वो V को कहाँ पे बिठा रहा है? नॉर्थ के ऊपर बिठा रहा है. और ये इसी ऑर्डर में बैठ रहे हैं क्लॉकवाइज. तो V के बाद कौन आ रहा है? W आ रहा है. तो फॉर एग्जांपल W यहाँ पे है. फिर उसके बाद ये दोबारा साइक्लिक ऑर्डर चल पड़ता है U, V, W और फिर ये P से स्टार्ट हो जाता है. तो P यहाँ पे है, Q यहाँ पे है, R यहाँ पे है. तो U, W, P, Q, R, S, T, U. तो S यहाँ पे है, T यहाँ पे है, U यहाँ पे है. तो ये बेसिकली टोटल एक क्लॉकवाइज इन तमाम पर्सन्स की पोजीशन यहाँ पे बन गई. तो जब ये टोटल इन तमाम पर्सन्स की पोजीशन बन गई हैं तो जो वो मैंने बताई थी कर डायरेक्शंस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उसके साथ 4 कार्डिनल डायरेक्शंस भी पढ़ाई थी. तो ये बेसिकली वही उसके अंदर कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है. तो V को जब नॉर्थ में बिठा दिया और फिर प्रॉपर पूरी इसी तरीके से क्लॉकवाइज पैटर्न चलाया तो वो ये पूछ रहा था कि S की क्या पोजीशन है. तो ओरिजिन से ये वाली पोजीशन पूछ रहा है. नीचे क्या होता है? साउथ होता है. ये क्या होता है? वेस्ट होता है. विद रिस्पेक्ट टू साउथ और वेस्ट के दरमियान में ये क्या होगा? साउथ वेस्ट हो जाएगा. तो S कौन सी डायरेक्शन में है? दैट इज बेसिकली साउथ वेस्ट. तो वो राइट आंसर हो जाएगा जी. लास्ट क्वेश्चन देखिएगा. तो लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है P, Q, R and S are playing a game of कैरम. P, Q, R, S कैरम की गेम खेल रहे हैं और इसके अंदर फेसिंग क्या होती है? ऑपोजिट होती है. ठीक है, सामने सामने होती है, फेस टू फेस होती है. P, R and S, Q are partners. P, R and S, Q are partners. P, R partners हैं और S, Q partners हैं. तो इनको एनसर्कल कर रहा हूँ, मीन्स मुझे समझ लग जाए कि ये पार्टनर्स हैं. S is to the right of R. S कहाँ पे है? राइट ऑफ R है. और R who is facing west. R कहाँ पे फेस कर रहा है? वेस्ट के ऊपर फेस कर रहा है. अब अगर R वेस्ट के ऊपर फेस कर रहा है तो डेफिनेटली सी बात है कि R को मुझे कहाँ पे बिठाना पड़ेगा? ईस्ट पे बिठाना पड़ेगा. ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन करवाया भी था. तो यहाँ पे हमारे पास वेस्ट की डायरेक्शन होती है लेफ्ट साइड पे. अगर R को वेस्ट पे करवाना है फेस तो उसको बिठाना कहाँ पे होगा? ईस्ट की डायरेक्शन में बिठाना होगा. बिकॉज ये ऑपोजिट बैठेंगे कैरम की गेम खेलने के लिए और जो पार्टनर्स होते हैं वो ऑपोजिट ही बैठते हैं. ठीक है, ये अंडरस्टूड सी बात है. और फिर कह रहा है Q इज फेसिंग. तो इस लिहाज से Q कहाँ पे फेस करेगा? अब उसकी एक इंफॉर्मेशन ये थी S इज टू द राइट ऑफ R. अब R के राइट साइड के ऊपर यानी सीधे हाथ के ऊपर कौन बैठ रहा है? दैट इज S एक्चुअली.
तो S इज टू द राइट ऑफ R, यानी R से राइट के ऊपर कौन आ जाएगा, S आ जाएगा। तो R किसका पार्टनर था, P का पार्टनर था, P यहाँ पे आ जाएगा, S यहाँ पे है और Q यहाँ पे हो जाएगा, पूरी फॉर्मेशन बन गई। देन Q इज फेसिंग, तो Q कहाँ पे फेस करेगा, अगर Q साउथ में बैठा हुआ है तो Q फेस किधर करेगा, इन दी नॉर्थ डायरेक्शन, तो राइट आंसर वुड बी नॉर्थ। आसान क्वेश्चन। सर इसकी तो समझ आ गई, लाइक मतलब ये जिस बंदे ने अब जैसे कैरम बोर्ड खेले ही नहीं कभी, तो उसको कैसे पता होगा पार्टनर अब मतलब ये ऑपोजिट एक दूसरे के बैठे हैं या साथ साथ बैठे हैं। एक ये था मसला आ रहा था, और एक मसला ये है कि सर जब आर है जो, उसने कहा जो एस के राइट साइड पे है, जब हमने डायरेक्शन में देखा था, जब हम ईस्ट की तरफ जा रहे थे और उन्होंने हमें राइट साइड पे कहा था, तो हम डाउनवर्ड टर्न हो जाते थे, तो एस क्यू की जगह पे नहीं आ सकता। नहीं आ सकता, क्योंकि इस वजह से नहीं आ सकता क्योंकि आर को आपने बिठाया कहाँ पे है, ईस्ट वाली डायरेक्शन के ऊपर बिठाया हुआ है, तो आर से ही आपने देखना है कि उसके सीधे हाथ पे कौन होगा, दैट वुड बी एस। अब अगर सीधे हाथ पे अगर आप एस नहीं बिठाते, उल्टे हाथ पे बिठा देते हैं एस पे, तो वो इंफॉर्मेशन वायलेट हो रही है। जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, तो वहां पे मैंने सिर्फ राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट उसके पर्सपेक्टिव से, जो कि गिवन इंफॉर्मेशन के अंदर चल रहा होता है, और आपके पर्सपेक्टिव से चेंज किया था, और कुछ भी इसमें नहीं किया था। यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है कि आर के राइट साइड पे कौन होगा, यानी सीधे हाथ पे कौन होगा, दैट वुड बी एस। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के ऊपर हैं, फॉर एग्जांपल इस आर के पॉइंट के ऊपर हैं, तो राइट साइड इसकी बनेगी क्या, राइट साइड अपवर्ड बनेगी, और लेफ्ट साइड क्या बनेगी, वो आपकी इस तरह बनेगी, इफ यू आर फेसिंग टुवर्ड्स दैट साइड, ठीक है, अगर आप फेस वेस्ट की तरफ कर रहे हैं, ठीक है। और मतलब कैरम की गेम अगर जिस किसी ने नहीं खेली, तो उसको इतनी तो थोड़ी नो हाउ होनी चाहिए। दिस इज व्हाट लॉजिकल रीजनिंग इज ऑल अबाउट, ठीक है, कि कुछ आपकी ऑब्जर्वेशंस ऐसी होनी चाहिए रोजमर्रा अपनी सोशल एक्टिविटीज में, कि उसकी बेस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब अगर उसने आपको नहीं, अगर कैरम का पता या कार्ड्स की गेम का नहीं पता, तो ये उसकी सरदर्दी नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा कैरम है, 4 लोग खेल रहे हैं, ऑपोजिट क्या होंगे, पार्टनर्स होंगे, दैट्स इट, बस ये पता होना चाहिए, और इसमें कुछ भी नहीं पता होना चाहिए। सही हो कैरम गया। किस तरह का बस मतलब मेरा यही क्वेश्चन था कि अगर वो एक पॉइंट पे अगर खड़ा है, तो उसकी राइट साइड जो होगी वो अपर, वो अप साइड वाली होगी, लाइक मतलब वो एक डिपेंड पॉइंट। करता है, डिपेंड करता है इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग। इफ ही इज फेसिंग वेस्ट, तो राइट अपवर्ड होगा और लेफ्ट डाउनवर्ड होगा। इफ ही इज फेसिंग ईस्ट, लाइकवाइज मैं अगर अपने आप को देख रहा हूं, अगर मैं ईस्ट की तरफ फेस कर रहा हूं, अब ये चीज ऑपोजिट हो जाएगी, राइट नीचे की तरफ होगा, लेफ्ट ऊपर की तरफ होगा। सही, थैंक यू सर। मोहम्मद अहमद, यू हैव अ क्वेश्चन। ये सर समझ तो लगी है कि आर फेस कर रहा है मतलब वेस्ट की तरफ, तो हमने आर को रख दिया ईस्ट पे, तो आर की राइट साइड पे आ गया एस, मतलब वो भी समझ लगी। लेकिन सर ये पी को हमने मतलब वेस्ट पे इसलिए रखा है क्योंकि वो पार्टनर है, और एग्जैक्टली, एस को और क्यू को हमने मतलब मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में पार्टनर आएंगे। एग्जैक्टली जिस तरह कार्ड्स की गेम होती है ना, कार्ड्स की गेम के अंदर भी अगर 4 लोग कार्ड्स खेल रहे हैं, तो उसके अंदर ऑपोजिट जो बैठेंगे वो पार्टनर्स ही बैठेंगे। ठीक सर, लग गई समझ। एडजेसेंट पार्टनर्स नहीं बैठ सकते। Okay, ji, that's all from my side. Tomorrow, inshallah, we are going to start a new chapter, that is course of actions. मैं थोड़ा सा माइंडसेट पहले ही क्रिएट कर देता हूँ। कोर्स ऑफ एक्शन हो गए, और फिर उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट हो गए। इसके अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, लाइकवाइज 10 to 15 क्वेश्चंस और मे बी 20 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। इसके अंदर कोई लॉजिकली, जिस तरह यहाँ पे मैं सारा कुछ व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखता हूँ, ये इस तरह की कोई बात नहीं होगी, वो जनरल डिस्कशन चलेगी आपकी और मेरी। कुछ उसके अंदर एक्सेस इतनी टेक्निक्स इन्वॉल्व होंगी नहीं, कुछ टिप्स इन्वॉल्व होंगी जो कि मैं शेयर कर दूंगा, उनकी बेस के ऊपर क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है और पढ़ना है और देखना है। तो उसके अंदर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, दूसरा थोड़ी सी वोकैब होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को थोड़ा सा एनालाइज कर सकेंगे। जी अलीना, क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अभी जो आपने ये पॉइंट आर की पोजीशन बताई है लेफ्ट और राइट साइड, ये उस सिचुएशन में है ना जब वो स्टेशनरी हो, एक ही जगह पे हो।
नहीं, इवन इफ ही इज मूविंग तो तब भी ठीक होगा अगर उसी जगह पे बैठे लेकिन बैठे। सर आपने ये 43 वाला क्वेश्चन करवाया है, उसमें जो थर्ड देन राइट अगेन लिखा हुआ है ना, वो आपने डाउनवर्ड क्यों किया? फिर तो ऊपर जाना चाहिए था, क्योंकि राइट साइड का है। हाँ, कहाँ से राइट साइड कहा है उसने? सर वो जो आपने 43 वाला क्वेश्चन करवाया ना, एरो वाला। हाँ, ये लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये पहले तो था ना नॉर्थ की तरफ जा रहा था, फिर उसने कहा कि उसके राइट साइड पे, तो फिर देन राइट, उसके राइट साइड तो पे नहीं, राइट साइड पे टर्न कर रहा था उसके जी किसके जी नहीं, राइट साइड पे, हाँ जी, आगे। और फिर वो ईस्ट की तरफ उसकी डायरेक्शन हो गई, तो फिर उसने कहा राइट साइड, तो फिर तो आपने जो पॉइंट बताया उसके लिहाज से तो अपवर्ड होना चाहिए था राइट साइड। हाँ जी, उसकी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, ठीक है, ईस्ट की हाँ जी, डायरेक्शन है, तो मैंने ये बताया है कि ईस्ट की तरफ डायरेक्शन करेंगे तो राइट नीचे की तरफ होगा। मैंने कब कहा है कि ऊपर की तरफ होगा? समझ नहीं आ रही सर, कंफ्यूजन हो रही है। हाँ जी, कंफ्यूजन हो रही है, मैं उसी के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें, आर किसको फेस कर रहा है? वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है ना जी आर वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है। मैं दोबारा जी, वेस्ट आर वेस्ट को वेस्ट फेस की तरफ रिपीट कर रहा हूँ। आ आर अगर वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है तो मेरा राइट अपवर्ड होगा, लेफ्ट नीचे की तरफ होगा। ये क्लियर हो गया? जी, आगे समझ सर, क्योंकि ये जो जा रहा है वो ईस्ट को फेस कर रहा है, तो इस वजह से उसकी राइट साइड डाउनवर्ड होगी। ठीक है, आगे समझ। ओके सर, थैंक यू। वेल डन। ओके जी, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।